सन 1970 एक समय पर गूंगी गुड़िया कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब आयरन लेडी और गरीबों के लिए लड़ने वाली योद्धा के नाम से जाने जाने लगी थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रपति चुनाव में उनके सपोर्ट से बीवीगिरी की जीत और कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद अब इंदिरा गांधी का अगला लक्ष्य था प्रिवी पर्स को खत्म कर राजाओं की मान्यता रद्द करना। इसलिए उन्होंने प्रिवी पर्स के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा खोल दिया। भारत सरकार और राजाओं के बीच भयंकर तनातनी हो गई। राजाओं की तरफ से उन्हें कई प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए और 18 मई 1970 को इंदिरा सरकार ने संसद में प्रिवी पर्स खत्म करने के लिए बिल पेश कर दिया, जिसके अगले ही सत्र में लोकसभा में यह बिल बहुमत से पारित भी हो गया। लेकिन राज्यसभा में यह बिल एक वोट से गिर गया। इसके बाद राष्ट्रपति बीवीगिरी की सरकार की सहायता के लिए आगे आए और उन्होंने अध्यादेश के जरिए सभी राजाओं की मान्यता रद्द कर दी और प्रिवी पर्स खत्म हो गया। लेकिन राजाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने राष्ट्रपति के आदेश पर रोक लगा दी, जो राजाओं के लिए बड़ी जीत थी। लेकिन इंदिरा गांधी को इससे बड़ा धक्का लगा था और वो प्रिवी पर्स को कैसे भी करके खत्म करना चाहती थी। तो फिर इंदिरा गांधी सरकार ने अगला कौन सा कदम उठाया जिससे प्रिवी पर्स खत्म भी हो गया और सुप्रीम कोर्ट या राजा राजवाड़ा भी सरकार के निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। प्रिवी पर्स की शुरुआत क्यों की गई थी और प्रिवी पर्स में राजाओं को कितनी राशि और अधिकार दिए जाते थे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इतिहास में भारत के राजा राजवाड़ों की भूमि इसे कहा जाता था। हमारा महान इतिहास न जाने कितने राजशाही वंशों की गौरव गाथा का साक्षी रहा है। हालांकि ब्रिटिश सत्ता के आने के बाद इन राजवंशों की सियासत की ताकत धीरे धीरे क्षीण होती गई, लेकिन अंग्रेजों ने इनके अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। लेकिन साल 1947 में जब हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान रंग लाया और थक हार कर अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का निर्णय लिया, तब ये रियासतें भारत में लोकतंत्र साबित करने की राह में ऐसी बाधा बन चुकी थीं जिन्हें हटाना जरूरी था। लेकिन उस वक्त भारत में 500 से ज्यादा देसी रियासतें मौजूद थीं और अंग्रेज उनसे उनका अधिकार नहीं छीनना चाहते थे। इसलिए जब भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त के दिन देश को आजाद करने की घोषणा की, इसके साथ उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि 15 अगस्त 1947 के बाद देश के सभी राज्य और राजवाड़े अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए मुक्त हैं। यानी वो चाहे तो भारत का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा भी बन सकते हैं, या फिर भारत की धरा पर अपना स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की संपूर्ण स्थापना करना मुश्किल था। वहीं अगर कोई रियासत पाकिस्तान में शामिल होती है तो उसका अर्थ यह होता है कि भारत की सीमा के अंदर पाकिस्तान है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करना भी मुश्किल हो जाता। इसके अलावा भी बहुत सारी नीतिगत समस्याएं उत्पन्न हो जाती। ऐसे में इन राजवाड़ों का लोकतंत्र भारत में विलय करवाने के लिए संविधान सभा ने 21 दिसंबर 1946 को समझौता समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य था कि वह रियासतों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधियों से बात करे और संविधान सभा में शामिल होने के लिए उन्हें राजी करे। लेकिन नैतिक रूप से संवैधानिक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए रियासतों से किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। इन रियासतों पर गांधी जी का प्रभाव भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि उन्होंने 7 अक्टूबर 1939 के दिन अपने एक लेख में लिखा था कि हर राजा अपने राज्य में एक हिटलर है, जो कायदे से परे रहकर अपनी प्रजा को शूट भी कर सकता है। वही पंडित नेहरू भी कई बार कह चुके थे कि राजा राजवाड़ा अपने राज्य की काफी बड़ी संपत्ति को अपने भोग विलास और वैभव के लिए खर्च करते थे। ऐसे में इस चुनौतीपूर्ण विषय को हल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने सबसे पहले देश भर में भाषणों और सभाओं के माध्यम से जनतंत्र का प्रचार किया और बताया कि कैसे लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता आम लोगों के पास रहेगी। इससे देश भर के करोड़ों लोगों ने लोकतंत्र से जुड़ने में सहमति दिखाई। लेकिन सत्ता का विलय तो रियासत के प्रमुखों को करना था, जिन्हें हर साल टैक्स और कुछ अन्य स्रोतों से खूब धन दौलत की आवक होती थी।
ऐसे में उन्हें सहमत करने के लिए सरदार पटेल ने एक दिलचस्प रणनीति अपनाई और रियासतों को प्रीवी पर्स की सौगात दी, जिसके तहत भारत सरकार ने राजघरानों को राजपाट के बदले सालाना एक निश्चित धनराशि देने का ऐलान किया, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 291 में किया गया। और इस सौगात ने ही देश की सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया। सरदार पटेल ने यह रणनीति काफी सोच समझकर बनाई थी, क्योंकि जब राज्य भारत संघ में शामिल हो जाते तो राजाओं का राजस्व यानी खासकर टैक्स से आने वाली आमदनी बंद हो जाती, जिसके लिए वो बिल्कुल राजी नहीं थे। वहीं अगर भारत सरकार उनसे जबरन विलय करवा देती तो भविष्य में उनकी तरफ से विद्रोह भी हो सकता था। लेकिन निश्चित राशि के साथ कई अधिकार मिलने पर वो राजा भी खुश थे और उनकी प्रजा भी। इस तरह साल 1954 में जम्मू कश्मीर के विलय के साथ सभी रियासतों का भारत संघ में विलय हो चुका था। अब सवाल आता है कि प्रीवी पर्स होता क्या है और उस दौर में देश के राजाओं को प्रीवी पर्स में कितनी अमाउंट दी जाती थी। तो प्रीवी पर्स उस ग्रांट को कहा जाता है जो राजा महाराजाओं को उनका खर्च चलाने के लिए दी जाती थी। इसकी तुलना एक मुश्त सैलरी से की जा सकती है, क्योंकि इसके लिए राजाओं को कोई काम भी नहीं करना होता था और इस पर टैक्स भी नहीं लगती थी। साथ ही रियासतों को विशेषाधिकार और उनकी मान्यताओं को बनाए रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 362 के तहत भारतीय राष्ट्रपति ने खुद राजाओं को शासक के रूप में मान्यता दी, भले ही उनके पास कोई अधिकार या शक्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें उनकी पदवियां रखने की इजाजत दी गई, जैसे कि महाराजा, राजा, राणा, नवाब, महारावत, महाराव और ठाकुर साहब वगैरह। वे पहले की तरह ही अपने दरबार लगा सकते थे, आधिकारिक वाहन रख सकते थे और गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी भी कर सकते थे। कुल मिलाकर राजाओं को करीब 34 विशेषाधिकार दिए गए थे। अब प्रीवी पर्स के भत्ते की बात करें तो सरदार पटेल और संविधान सभा ने यह तय किया कि जिन राजाओं की वार्षिक आवक 15 लाख रुपए है, उन्हें करीब 1,30,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। यानी राजा और रजवाड़ों की सालाना इनकम करीब 8% उन्हें प्रीवी पर्स के रूप में दिया जाने का निर्णय लिया गया। इस नियम के तहत जिस राजा की जितनी हैसियत होती है उसे उसी के मुताबिक प्रीवी पर्स दिया जाता था और एक राजा का अधिकतम प्रीवी पर्स 26 लाख रुपए था। उस दौर की कुल 500 से भी अधिक रियासतों में भारत में 6 सबसे महत्वपूर्ण रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, बड़ोदरा, जयपुर और पटियाला थी, जिनमें से मैसूर को 26 लाख, हैदराबाद को 20 लाख, त्रावणकोर और जयपुर को 18-18 लाख और पटियाला को 17 लाख रुपए मिलते थे। इसके अलावा 102 रियासतें ऐसी थी जिन्हें 1 से 2 लाख रुपए के बीच की रकम दी जाती थी, जबकि 83 ऐसे राजा भी थे जिन्हें 25,000 रुपए या उससे भी कम रुपए मिलते थे। इनमें सबसे कम 192 रुपए सौराष्ट्र के कटौदिया राजा को मिलते थे। कुल मिलाकर भारत सरकार को इन सभी राजवाड़ों को करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए देने थे, जिसके बदले में उन राज्यों से करीब 70 करोड़ की आय होती थी। साथ ही भारत के अंदर कोई और देश ना बने से सुरक्षा का भी खतरा नहीं था और विद्रोह की भी कोई चिंता नहीं थी। कुल मिलाकर उस वक्त भारत सरकार और राजवाड़ों दोनों के लिए ये प्रीवी पर्स फायदे का सौदा था। लेकिन आने वाले 30 सालों में ऐसा तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार ने प्रीवी पर्स को ही बंद कर दिया और देखते ही देखते भारत के कई राज्यों के महाराजाओं का जीवन आम आदमी जैसा हो गया। चलिए जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1960 के दशक में, जब देश के अधिकतर प्रसिद्ध राजाओं ने राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया और उन्हें सरकार में मंत्रियों से भी अधिक जनता का सपोर्ट मिलता था। जिससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये है कि जब साल 1962 में जयपुर की राजमाता गायत्री देवी ने जनता के कहने पर चुनाव मैदान में कदम रखा, तब उन्होंने साफ शब्दों में जनता से कहा, चुनावी उम्मीदवार की सूची से नाम वापस लेने में अभी भी 2 दिन बचे हैं। अगर आप आज भी मुझे अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहते तो अपना नाम वापस लेने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों की समस्याओं के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। बस आपकी समस्याओं को संसद तक पहुंचा सकती हूं। लेकिन फिर भी जनता ने उनका समर्थन किया और स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने 1,92,909 वोटों से चुनाव जीता। और उस दौर में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में हुए किसी भी चुनाव के मुकाबले में सबसे बड़ी जीत थी।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 1957 से 1960 के बीच कुल 43 राजाओं ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ा, जो 1961 से 1966 तक बढ़कर 51 तक पहुंचा और 1967 से 1975 तक ये आंकड़ा बढ़कर 75 के पार पहुंच चुका था। लेकिन इनमें से अधिकतर राजा महाराजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि स्वतंत्र पार्टी या दूसरी छोटी मोटी लोकल पार्टीज से चुनाव लड़ते थे, जिससे सत्ता में मौजूद सरकार की सीटों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। दरअसल स्वतंत्र पार्टी पंडित नेहरू की कांग्रेस पार्टी से ही अलग हुई थी और इसका गठन 1957 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। सत्ता में राजाओं की संख्या बढ़ती चली गई और इसी बीच आया साल 1966, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और अपने कार्यकाल के पहले ही साल उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया। उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर थी। अमेरिकन डॉलर के सामने इंडियन रुपीस 63% तक गिर चुका था। देश का फॉरेन रिजर्व भी खाली हो रहा था और उस साल बारिश भी नहीं हुई थी और देश के कई क्षेत्रों में अकाल पड़ चुका था। लोग भूख और बेरोजगारी से मर रहे थे। इसलिए इंदिरा गांधी गरीबों के लिए काम करना चाहती थी। उनका मानना था कि जिस राज्य में गरीब लोग भुखमरी से मर रहे हैं, उसी राज्य के राजा महाराजा सरकार से प्रिवी पर्स लेकर न सिर्फ ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हैं बल्कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में भी दखलंदाजी कर रहे हैं। यानी उनकी सोच एक तरफ से देश की जनता के हित में थी तो दूसरी तरफ अपनी सरकार के हित में। इसलिए देश के करोड़ों लोगों ने भी सरकार का साथ देकर प्रिवी पर्स के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, क्योंकि जनता को कभी राजशाही मंजूर नहीं थी। इंडिया आफ्टर नेहरू में रामचंद्र गुहा लिखते हैं, इंदिरा ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए थे। उनके मुख्य सचिव पीएन हक्सर विचार थे कि जिस देश में बड़ी तादाद में गरीब हो, वहां राजाओं को इतना पैसा देने का ना तो कोई मतलब है और ना ही ये वक्त की मांग है। 1967 में प्रिवी पर्स को बंद करने की शुरुआत हो गई थी और फिर 1970 में वो किस्सा हुआ जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया। संक्षिप्त में बताएं तो इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रपति वीवी गिरी की मदद से प्रिवी पर्स खत्म करने का कदम उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन इंदिरा गांधी रुकने वालों में से नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसी साल सरकार भंग करके इलेक्शन की घोषणा कर दी। अब समाजवाद का मुद्दा था तो जनता की भावना भी कांग्रेस के साथ थी, इसलिए 1971 में इंदिरा भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में लौटी। उनकी पार्टी को 518 में से 352 सीटों पर जीत मिली। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी रही, जिसे महज 25 सीटें मिली। अब चुनाव जीतने के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में 26वां संशोधन किया, जिसके तहत अनुच्छेद 291 और 362 को संविधान से हटा दिया गया। साथ ही संविधान में अनुच्छेद 363A को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राजाओं की मान्यता, विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। इस बार राज्यसभा में उनके बिल को 7 के मुकाबले 167 वोट मिले और देश में प्रिवी पर्स हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के सबसे बड़े अहम फैसलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज के समय में सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसे राजघरानों के प्रिवी पर्स की तरफ बंद कर देना चाहिए, और सरकार का प्रिवी पर्स बंद करने का निर्णय उचित था या अनुचित? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए, और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।